क्वेश्चन का डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। फंडामेंटल राइट से अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, यानी ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन सेज कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स फेस सस्पेंशन, एफआर को सस्पेंड होना पड़ता है, विच रेजेस कंसर्न अबाउट सिविल लिबर्टी, जो सिविल लिबर्टी के खिलाफ कह सकते सिविल लिबर्टी को लेकर एक कंसर्न लेकर आता है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस करना है अबाउट दिस सस्पेंशन ऑफ एफआर्स, और फिर इवेलुएट करना है एक बैलेंस किसके बीच में, नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में, विद सर्टेन एग्जांपल्स। तो एग्जांपल की जब बात आएगी तो एफआर हमारा सस्पेंड जो इमरजेंसी में हुआ है वो 1975 वाला है, उसी को हम लोग थोड़ा सा रेफर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या समझना है, पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना है सस्पेंशन वाला, देन यू हैव टू बैलेंस इट विद सिविल लिबर्टीज, क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशन हो सकते हैं, और फिर नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल लिबर्टी जो है इसके बीच का एक बैलेंस विद सर्टेन एग्जांपल, वो हम लोग पार्ट को समझेंगे। अब इस क्वेश्चन के अगर हम लोग डिस्कशन पे आते हैं आंसर में, तो देखिए सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब इमरजेंसी के दौरान एफआर का सस्पेंशन, ये हमने लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से, तो ये चीज का जिक्र आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोविजन, तो आपको पहले ये चीज क्लियर कर देना होगा कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल, लेकिन केवल एफआर का सस्पेंशन नेशनल इमरजेंसी के ही केस में होता है। और इसके बारे में जो बात है वो, अगर संवैधानिक प्रोविजन की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं, और वो 2 आर्टिकल्स हैं 358 और 359। कौन सा 2 आर्टिकल है, 358 और 359। मॉडल आंसर के अंदर आप देख लीजिएगा, हम इसको अलग से आपको एक पेज में समझाते हैं दोनों आर्टिकल। 358 और 359 क्या है। 358 टॉक्स अबाउट आर्टिकल 19 एंड 359 टॉक्स अबाउट अदर एफआर। सिंपल समझिएगा यहाँ पे बात। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी, क्या लगाओ, नेशनल इमरजेंसी, 2 ग्राउंड जो है हमारे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और अगर हम लोग इसको इनफॉर्मली एक टर्म देते हैं कि जब भी इमरजेंसी जो है हमारा इन दोनों ग्राउंड पे लगता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी। यानी जब कभी भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा हो, एज पर आर्टिकल 358, आर्टिकल 19 both in existence and enforcement get suspended। तो आर्टिकल 19 जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगा उसका एग्जिस्टेंस और उसका इन्फोर्समेंट दोनों सस्पेंड हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इन्फोर्समेंट। एग्जिस्टेंस सस्पेंड होने का मतलब कि अब आर्टिकल 19 है ही नहीं लोगों के पास, यानी कि अगर वॉर के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा है तो किसी के पास भी स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, किसी के पास भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा। ये होता है एग्जिस्टेंस में सस्पेंड होना। एंड व्हाट इज सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आज का डेट लेकर चलते हैं कि 15 नवंबर, और आज नेशनल इमरजेंसी लगता है वॉर के ग्राउंड पे, तो पहला पॉइंट ये कब का मतलब ये हुआ कि 15 नवंबर से लेकर, सपोज ये 25 नवंबर तक रहता है, तो 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में नो सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हुआ सस्पेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अब हो सकता है कि किसी इंसान का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हुआ हो आज से 10 दिन पहले, 5 नवंबर को। तो सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट मींस कि ये 15 से 25 नवंबर के बीच में आप कोर्ट नहीं जा सकते 5 नवंबर वाले अधिकार का इन्फोर्समेंट कराने के लिए, लेकिन 25 के बाद जा सकते हो। तो आर्टिकल 19 ना रहेगा उस 10 दिन के बीच, ना पहले के कोई वायलेशन को आर्टिकल 19 का इन्फोर्स कराया जा सकेगा, ये 358 कहता है। और कब, केवल ये 2 ग्राउंड पे जब लगा हो, आर्म्ड रिबेलियन पे लगा होगा, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। और ये ध्यान देना है कि यहां जो सस्पेंशन हो रहा है दैट इज ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए नेशनल इमरजेंसी इन दोनों ग्राउंड पे, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो चुका है, अलग से कोई इसके लिए फॉर्मेलिटी नहीं। लेकिन 359 जो है
ये बाकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कभी भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऑर्डर जारी करके, क्या जारी करके, एक ऑर्डर जारी करके प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन केवल क्या, इन्फोर्समेंट, केवल क्या, इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो दो डिफरेंस क्या दिखा, एक तो पहला डिफरेंस तो कॉमन सा है, 358 19 आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, 359 बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स। 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंशन की बात करता है, 359 में प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए होगा। 358 कहता है कि 19 का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन 359 कहता है कि ऑर्डर में जिन आर्टिकल्स का बात होगा उनका केवल इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगा। मतलब कि अगर उस ऑर्डर में आर्टिकल 17 है तो अनटचेबिलिटी 15 से 25 नवंबर तक, ये नहीं है कि अनटचेबिलिटी अलाउ हो गया, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर उस दौरान किसी के साथ अनटचेबिलिटी होगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, 25 नवंबर के बाद जाएगा। ये कहलाता है इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करना। और उसमें भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक सेफगार्ड दिया कि आर्टिकल 20 और 21 का सस्पेंशन तो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये संवैधानिक प्रोविजन था जो आपको इसको दिखा देना है पूरा का पूरा, और 44th अमेंडमेंट एक्ट वाला पार्ट को अभी आपको मेंशन करना होगा। देन वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये बता दिया, मणिपुर में अभी लगा तो सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल लगता है तो एफआर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी एफआर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, नाउ अब 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ये आपने मेंशन कर दिया। देन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस जो है, ये जो है क्या किया था, ये सस्पेंशन को अपहेल्ड किया था, इसीलिए माना जाता है कि ये जो केस था जब नेशनल इमरजेंसी लगा था 75 टू 77, तो उस समय हेबियस कॉर्पस केस या शिवकांत शुक्ला केस में बहुत सारे हेबियस कॉर्पस के रिट पिटीशन रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि सस्पेंशन उस समय आर्टिकल 21 का भी अलाउड था। इसी से बचने के लिए 44th ने 20 और 21 का सस्पेंशन मना कर दिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग नेसेसिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेजर्स और रिफॉर्म्स क्या हुआ है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिटेंशन, ये स्ट्रेंथन होना, अगर हम लोग जो भी लोग डिटेन किया जाएगा, इलीगली अरेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका जुडिशियल रिव्यू स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी रहेगा। फिर पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, जैसे कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल अगर आप देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी जो लगता है अब उसका अप्रूवल 1 महीना के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से कराना है और 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, तो ये चीजें भी उसको कहीं ना कहीं एक सेफगार्ड दे रही है मिसयूज को ना रोकने के लिए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, मतलब कि सामने आकर गवर्नमेंट ये चीज रखेगी आखिर क्या वजह से इमरजेंसी जो है उसको लगाया गया। वल्नरेबल राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट करके उसका मिसयूज ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण या ये सब केसेस जो यहाँ पे देखिए आप, ये केसेस के अंदर एक चीज सामने ये आई थी कि उस दौरान बहुत लोग इलीगली अनलॉफुली अरेस्ट हुए, और उसी चीज के बेसिस पर आप देखेंगे 1 लाख लोग डिटेन हुए थे। किस एक्ट के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, हालांकि ये एक्ट अब हट चुका है। प्रेस सेंसरशिप इम्पोज हो गया था, तो आपका स्पीच एक्सप्रेशन पूरा कर्टेल करने की कोशिश। फिर शाह कमीशन का रिपोर्ट 78 में जो आया, उसने इसमें क्या किया, उसको एक्सपोज किया किस तरह से सरकार का मिसयूज, सरकार ने अपने पावर का अब्यूज किया है इसमें। और कहीं ना कहीं जो हमारा एडीएम जबलपुर केस था उसमें भी एक जज ने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था, और वो थे एचआर खन्ना। उन्होंने कहा था कि आप राइट टू लाइफ जैसा आर्टिकल इवन इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो वो सारे के सारे धीरे धीरे सेफगार्ड्स कहीं ना कहीं 44th अमेंडमेंट के थ्रू आपको आए, और एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं आज के समय में किसके बीच में, इंडिविजुअल लिबर्टी और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसके बीच में। ये सारे के सारे डायमेंशंस आपको दिखाने होंगे इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, आपको हेडर्स और पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल 21 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन में से एक है। हालांकि हम लोग जब बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी इनफैक्ट हर स्टेट पीएससी में भी इसको देखा गया है। और वो क्या है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म हैज शेप्ड एंड एक्सपेंडेड एफआर इन इंडिया विद एग्जांपल।
तो हम लोग आर्टिकल 21 को लेकर एक क्वेश्चन डेडिकेटेड देखते हैं बार बार कि किस तरह से जुडिशरी इसको एक्सपैंड किया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा होराइजन बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और इसीलिए इस जगह पे क्वेश्चन में आर्टिकल 21 न लिखकर पूरा एफआर लिखा है। तो एक डिस्कशन आर्टिकल 21 का है, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, वो पूरा का पूरा एक्सपैंड हुआ है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, आर्टिकल 19 में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, जैसे आरटीआई को इंक्लूड करना है पार्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये सारा कुछ हमारा जुडिशरी का रोल है क्या करने का, एक्सपैंड करने का, किसका, अबाउट द होराइजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे अगर हम लोग इस केस के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस केस में तो हम लोग को समझना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब या रोल और कैसे ये एफआर को एक्सपैंड करने में हेल्प कर रहा है। तो देखिए इसके लिए एक टाइमलाइन देखते हैं हम लोग। शुरुआत में जब हम बात करते हैं 1950, 1950s में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि जुडिशरी ऑब्जर्व्ड रिस्ट्रेंट, तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट देखने को मिलता था। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट से क्या होगा कि जुडिशरी अपने पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रॉस देयर होराइजन और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, they are sticking to what has been prescribed under the constitution with respect to their area of work। तो अपने आप को रेजिस्ट करना उस बाउंड्री के अंदर, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहलाता है। शुरुआत में हमारा जुडिशरी ऐसे ही काम कर रहा था। धीरे धीरे चूंकि जरूरत के साथ साथ सोसाइटी में अधिकार भी इवॉल्व होते हैं, लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, लोगों सोसाइटी चेंज हो रही है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी आ रही है, अब जुडिशरी स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। और बेयर एक्ट यानी संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन क्या ये हर समय अपडेट होता रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए तो एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज दिस रोल टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इन सच मैनर दैट इट विल एड्रेस द changing demand and needs of the society, and there where the role of judicial activism comes into play. So from restraint, Supreme Court started its activist role, judicial activism, which means in the simplest of words, judicial activism means the action of judiciary taken in excess of its jurisdiction, excess of its jurisdiction, अपने कार्य क्षेत्र से आगे बाहर जाकर जो एक्शन जुडिशरी लेता है वही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। Now it should be considered कि it is unconstitutional ना? No. Why so? Because of Article 142. Article 142 empowers Supreme Court to pass any order in any case pending before it in order to give complete justice. कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये ऑर्डर देना जरूरी है तो वो चाहे ऑर्डर उसके कार्य क्षेत्र का पार्ट हो या ना हो वो दे सकता है। वही तो एक्टिविज्म है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कहीं से नहीं है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व्ड वेरियस फंडामेंटल राइट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल 21। और ये आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन दिखाने के लिए आप एक टेबल के द्वारा दो केसेस को कंपेयर कर दीजिए, एक गोपालन केस और मेनका गांधी केस। सो एक गोपालन केस में कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया, चूंकि जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो कर रहे थे। कहा राइट टू लाइफ मतलब सांस ले रहे हो, जीने का अधिकार यही है। पर्सनल लिबर्टी मतलब कि शारीरिक रूप से कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये पर्सनल लिबर्टी है। क्योंकि उस समय एक प्रोसीजर, इस समय जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था वो था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि कानून के द्वारा जो प्रोसीजर है अगर वो फॉलो हुआ है तो सब कुछ ठीक है भाई। कानून होना चाहिए और उसमें जो प्रोसीजर है वो ठीक से फॉलो होना चाहिए। यहाँ एक चीज मिस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशियरी से, कि वो कानून भी तो गलत हो सकता है, ये तो चेक हो ही नहीं रहा है। इसीलिए जब मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूड किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, फ्रॉम प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ we move towards due process of law, it also gives judiciary the power to check the reasonableness, fairness of the law itself, कि प्रोसीजर तो ठीक है आपका दिया हुआ है, बट क्या ये प्रोसीजर और लॉ ये सही है, ये फेयर है, ये रीजनेबल है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो हम हटा देंगे उसको। और यही चीज अलाउ किया कि जुडिशरी आर्टिकल 21 को फर्दर एक्सपैंड कर सके। और यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे
पर्टिकुलर केसेस में। तो मेनका गांधी के केस में आपको सिंपल सी बात है कि इसको फाउंडेशन मिला। इसके अलावा बहुत सारे केसेस आपको देंगे, ओल्गा टेलिस केस, राइट टू लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स, उन्नी कृष्णन केस, राइट टू ए प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट पुत्ता स्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी। सबसे रिसेंटली अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर 2025 का केस है राजीव कलिता केस, जिसमें राइट टू एक्सेस टू क्लीन टॉयलेट ये भी एक आर्टिकल 21 का पार्ट बताया गया। तो ये सारा का सारा आप एक्सपेंशन दिखा सकते हैं। आर्टिकल 21 के बारे में हो गया। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ईपी रोयप्पा केस, जहां पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी को वायलेट करता है, वो चीज आपको देखने को मिला। अजय हासिया केस, इंस्ट्रूमेंटालिटी सिलेक्ट कर दी गई, मतलब अजय हासिया केस में आर्टिकल 12 के थ्रू आप देख सकते हैं कि स्टेट का डेफिनेशन क्लियर कर दिया गया, ताकि लोगों को पता हो कि अधिकार उनका किसके किसके अगेंस्ट अवेलेबल है। तो अजय हासिया केस बहुत इंपॉर्टेंट। इंदिरा साहनी केस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, ये भी आर्टिकल 14 के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नवतेज सिंह जौहर केस, जो कि एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी के राइट्स की बात कर रहा है, वो भी आर्टिकल 14 इक्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे केसेस आप यहाँ पे फिर मेंशन कर सकते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को एक्सपैंड कर रहा है। देन आर्टिकल 19, तो बेनेट कोलमैन फ्रीडम ऑफ प्रेस, एडीआर केस, राइट टू इंफॉर्मेशन, इमैनुअल विजय इमैनुअल केस, राइट टू अगेंस्ट यू कैन सिंपली से राइट टू रिमेन साइलेंट, वो वाला पार्ट सब है। अनुराधा भसीन, राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, ये सारा का सारा 19 के अंदर इंक्लूड हुआ। तो आप ये मेंशन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर एक और भी चीज कोर्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे कुछ कुछ, उनको इन्फोर्सेबल राइट्स में इंक्लूड कराने का स्कोप देना, जैसे कि मिनर्वा मिल्स, विशाखा और स्टेट। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जिनको कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, जैसे विशाखा केस का एग्जांपल लेते हैं। अब जस्ट अगर आप आर्टिकल 42 देखोगे डीपीएसपी का, तो इट टॉक्स अबाउट जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, काम काज का जो कंडीशन होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क। तो विशाखा केस में क्या आया, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क केस, आर्टिकल 21 का पार्ट माना जाएगा। ये चीज को हमने इंक्लूड किया एज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो डीपीएसपी के थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड किया गया किन चीजों को, फंडामेंटल राइट्स में चीजों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो विशाखा केस हो गया। देन वी टॉक अबाउट उन्नी कृष्णन केस, तो आर्टिकल 45 जो था वो डीपीएसपी में था, एजुकेशन की बात हम करते हैं, बाद में उसको एफआर के अंदर इंक्लूड कराने का डिसीजन लेना। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय जुडिशियरी। और लास्टली आप एक टर्म यहाँ पे यूज करो अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, कि कहीं ना कहीं जो ये इतने एक्सपेंशन किए हैं कोर्ट ने, ये सारे एक्सपेंशन किस टूल के थ्रू अलाउ किए गए, और वो टूल का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कृष्णा अय्यर के द्वारा पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और पीएन भगवती इसको रिमार्केबली बहुत बार यूज किया, और जितनी जगह पे जुडिशरी राइट्स को इवॉल्व किया सब पीआईएल के केसेस ही हैं, चाहे बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस हो, एमसी मेहता केस हो, विशाखा केस हो, सब पीआईएल के द्वारा फाइल्ड केसेस है, ठीक है। हुस्नैरा खातून हो गया, ये सारा का सारा आपको दिखेगा, वो सब पीआईएल के केसेस ही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लास्ट में जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ कुछ क्रिटिसिज्म और क्वेश्चन दिखाएंगे कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सिमिलरली अगर जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा होगा तो इट विल टर्न इनटू जुडिशियल ओवर रीच, और ओवर रीच का मतलब क्या हो जाएगा कि अननेसेसरी इंक्रोचमेंट करना फिर उस डोमेन में। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर को डाइल्यूट कर देगा, पॉलिसी मेकिंग को खत्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, कोर्ट तो जजमेंट दे देता है, बट क्या हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज है उसको इम्प्लीमेंट करें, जैसे राइट टू एजुकेशन। आखिर कोर्ट के फैसला 1992 में आया था उन्नी कृष्णन का, 2010 में जाके हम राइट टू एजुकेशन लागू किए हैं। तो ये भी चीज कोर्ट को एक बार जो बहुत कॉशियसली एक्ट करने की जरूरत है यहाँ पर। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न तो रहेगा हमेशा। अकाउंटेबिलिटी कंसर्न का मतलब ये, जैसे कि फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्रैकर्स बैन कर दिए। नाउ कंपीटिंग राइट्स का इशू है, कोर्ट बैन क्रैकर्स सपोज इन न्यू दिल्ली in order to protect the right to clean environment of people, but at the cost of right to livelihood of those who were dependent on the firecracker industry.
and who will be held accountable for the loss or for the violation of the rights of these people. There is no mechanism for that. तो ये सारा का सारा डायमेंशन जो थोड़ा सा क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी आप वहां पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये हमारा का आपको आज का जो 2 क्वेश्चन था उसका था डिस्कशन। ये नोट्स आपको भेज देंगे, अभी आप देख लीजिएगा और इसको अच्छे से आप एक बार अपना आंसर के फॉर्म में अगेन जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चरिंग कर लेना है। आपको उसका स्ट्रक्चरिंग कर लेना है अच्छे से। स्ट्रक्चरिंग मतलब कि इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, कौन बॉडी में क्या, कंक्लूजन में क्या, कौन-कौन से हेडिंग सब हेडिंग समझेंगे, ये सारा का सारा आपको एक पेज में उसको कवर कर लेना है। यही आपका काम रहेगा। इस तरह से आप 200 क्वेश्चन जब पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरी तरह से जीएस2 और करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।